हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो होने वाला है द थर्ड वीडियो फॉर द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो बाय लर्निंग व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। So regulation of gene expression. Now regulation of gene expression में there are two things. One is gene expression. So what is gene expression? This is the mechanism at molecular level by which a gene is able to express its phenotype, right? जैसे कि मेरे सर के बाल काले हैं, किसी के सर का बाल जैसे व्हाइट्स का गोल्डन होता है या किसी का ब्राउन है, तो द जीन दैट works at the molecular level to make sure that the color is black, brown or golden. That is expression. दूसरी तरफ अगर आए, so the second aspect is regulation. Regulation means what? Regulation of what? Regulation of gene expression. So regulation here means the mechanism to switch on or off the expression of these genes. Okay. Now, अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो जीन, हाउ डज अ जीन एक्सप्रेस द फिनोटाइप? डीएनए के स्ट्रेच से आरएनए बनता है, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनता है. नाउ दैट पॉलीपेप्टाइड कैन बी अ प्रोटीन, कैन बी एन एंजाइम which is actually doing the job of the structural या the functional aspect of the phenotype, right? रेगुलेशन मतलब क्या कि वो जीन कब एक्सप्रेस करेगा, कब वो प्रोटीन अपना बनाएगा, सॉरी अपना आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और कब नहीं बनाएगा. इसी स्विचिंग ऑन एंड ऑफ को रेगुलेशन कहा जाता है. और ये रेगुलेशन ऑफ जो जीन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल या द ऑर्गेनिज्म. कैसे समझते हैं? पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल यू नो द आंसर टू सम फिजिक्स क्वेश्चन. फिजिक्स का कोई फॉर्मूला आपको आता है. अब जस्ट बिकॉज आपको आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह नॉन स्टॉप उस फॉर्मूला को बोल रहे हैं. You wait for the physics class या the physics exam for you to be asked that question, and that is when you express. Clear? तो आपके पास नॉलेज है, that was your mechanism, but regulation क्या है कि आपने कब उस आंसर को कहा. इसी बात को अगर हम जेनेटिक लेवल पे ले आए, जैसे आप देखिए व्हेन अ बॉय हिट्स द प्यूबर्टी, तब उसके चेहरे पे दाढ़ी आती है. इन्फेंसी पे नहीं होता है. या तो फिर मेरे सर के बाल काले हैं, एज आई विल एज आई विल सी कि धीरे धीरे ये काला रंग गायब हो रहा है, इट इज टर्निंग ग्रे. तो बैकग्राउंड पे हो क्या रहा है? अगर हम पहला वाला एग्जाम्पल ले बियर्ड का, so the genes which are responsible for the expression of beard on the face, it has to wait till certain period of growth, certain physiological changes, तब जाके वो दाढ़ी एक्सप्रेस करता है एक लड़के के चेहरे पे. इन्फेंसी पे नहीं करता. यानी इन्फेंसी से लेके प्यूबर्टी तक ये जीन स्विच्ड ऑफ स्टेट पे था, अब वो जाके स्विच ऑन हुआ है. राइट? मेरे सर के बाल जन्म से ही काले थे, अब आई एम
aging and now I see my hair graying. यानी जो gene which was like responsible for the black color of my hair, it was on, एकदम fully on till now. अब धीरे धीरे वो ऑफ हो रहा है. ब्लैक कलर अब धीरे धीरे कम बन रहा है, वो पिगमेंट धीरे धीरे अब कम सिंथेसाइज हो रहा है. समझ में आ रहा है व्हाट इज रेगुलेशन? अब रेगुलेशन ऑफ जीन्स में अगर हम जीन्स को रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, वी कैन डिवाइड जीन्स इनटू टू कैटेगरीज. एक कैटेगरी को हम कहेंगे हाउसकीपिंग या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. दूसरे को हम कहेंगे लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. हाउसकीपिंग या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन सा होता है? विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ऑल द टाइम. एग्जाम्पल, द जीन दैट decides that regulates the metabolic pathway of glycolysis. क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत हमेशा है, राइट? सो द जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस. लग्जरी जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूट जीन कौन से हैं? विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ ऑल द टाइम. ये जब जरूरत होती है तभी ये एक्सप्रेस करते हैं. एंड दैट इज वाई दे आर रेगुलेटेड एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटेड जीन्स. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि मैम ये हाउसकीपिंग और लग्जरी वर्ड तो है नहीं हमारे चैप्टर में, बट आपके चैप्टर में इन वन प्लेस लिखा हुआ है कि वन ऑफ द जीन लैक ओपेरॉन में इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूटिवली. तो कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब क्या है वो समझने के लिए मैं ये दो तरीके की जीन्स के एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट इन डिटेल्स. भले ही वो वर्ड आपके चैप्टर में हूबहू लिखा हो ना हो, बट पॉइंटर्स आर देयर. एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, फिर आप अपना चैप्टर पढ़िए. चैप्टर में जो और जितना है उतना ही पढ़िए, बट then the reading of the chapter and deciphering it will be easy for you. Okay? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रेगुलेशन. टाइप्स ऑफ जीन्स हमने देख लिया, अब टाइप्स ऑफ रेगुलेशन देखने की बारी. एक तरफ हो जाएगा नेगेटिव रेगुलेशन, दूसरे तरफ हो जाएगा पॉजिटिव रेगुलेशन. अब नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? नेगेटिव वो है जहां पे द जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ टिल इट इज मेड टू स्टॉप. आप क्लास में बकबक बकबक करें, टीचर आके एक थप्पड़ लगाती है, आप चुप कर जाते हैं. सो देयर इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग दैट. ओके. पॉजिटिव वो है वेयर द थिंग इज इंड्यूस्ड विथ समथिंग. जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि पोएम आती है, बोल दो ना बेटा तो एक चॉकलेट मिलेगा, राइट? तो वो चॉकलेट मिलेगा, वो रिवॉर्ड इज द इंड्यूसिंग थिंग. तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी जो होता है वो उसे इंड्यूसिबल रेगुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से इंड्यूस किया जाता है. क्लियर? अब एक तरफ प्रोकैरियोट है, दूसरी तरफ यूकैरियोट. नाउ डीएनए दोनों में ही होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो फिर इनके रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है? नाउ व्हाट हैपेंस इन प्रोकैरियोट?
Remember the diagram of transcription? इन प्रोकैरियोट यहाँ पे डीएनए सॉरी आरएनए बन रहा है डीएनए से, ये डीएनए है, और जैसे ही ये बनना शुरू होता है, ये निकलना शुरू होता है, ट्रांसलेशन भी साथ ही साथ शुरू हो जाता है, राइट? बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कपल्ड देयर. That is why if we want to regulate the regulation of, if we want to regulate the expression of genes in prokaryote, हमको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टेज पे ही रोक देना है. Once it begins the transcription, translation also starts almost at the same time. फिर उसे रोक पाना nearly impossible है. So regulation of genes in prokaryotes can be done only at one end by preventing the initiation of transcription. अब आते हैं यूकेरियोट्स पे. यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो. Now यूकेरियोट्स पे this is the cell, this is the nucleus. ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है और आरएनए फिर निकलता है, राइट? तो हमें कितने सारे से मौके मिलते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स एट विच वी कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन? रेगुलेट यानी स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना भी मानते हैं. फर्स्ट, एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल. यानी हम ट्रांसक्रिप्शन को शुरू ही ना होने दें. क्लियर? इन द न्यूक्लियस. अगर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो भी जाता है, नाउ रिमेंबर द कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ यूकेरियोट्स. mRNA पहले बनता नहीं है. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज एक्चुअली hnRNA and it requires processing to become the mRNA. तो उस प्रोसेसिंग को रोक देना, यानी स्टॉप द स्प्लाइसिंग, या यू कैन से एट प्रोसेसिंग लेवल स्टॉप इट. ओके, अगर यहां भी बंद कर सकते हैं अच्छी बात है. अगर नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेसिंग हो गया, स्टॉप इट्स प्रिवेंशन. उसको न्यूक्लियस से निकलने मत दो. prevent transport of mRNA from nucleus to cytoplasm. Clear? Fourth, अगर साइटोप्लाज्म तक आ गया है, देन एट द ट्रांसलेशनल लेवल कुछ तो करो जिससे कि वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए. प्रिवेंट द ट्रांसलेशन. क्लियर है? यूकेरियोट्स में हमें चार चार मौके मिलते हैं टू स्टॉप द transcription, to stop the formation of the protein, and you stop the formation of the protein, you stop the gene from expressing itself. Now, आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज गिव द वीडियो अ लाइक एंड प्लीज मेंशन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर वाचिंग द वीडियो एंड विच बोर्ड आर यू स्टडिंग इन. ओके, फिर ये आपका क्लास 12 है या ये आप ड्रॉपर है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ रेगुलेट करने के लिए इन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स देयर आर मेनी डिफरेंट वेज. हम सारे के सारे वेज नहीं पढ़ेंगे. वी विल रीड अबाउट ओनली वन वे विच इज कॉल्ड द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या द ओपेरॉन सिस्टम बाय स्टडिंग द लैक ओपेरॉन. ओके, हम ओपेरॉन सिस्टम या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से, इस मेथड से रेगुलेशन कैसे किया जाता है. नाउ व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जानने से पहले व्हाट इज ओपेरॉन वी नीड टू नो. ओके, उससे पहले एक छोटी सी बात है कि द लैक ओपेरॉन, who had given us this concept? It was given by Francois Jacob, who was a geneticist, a French geneticist.
and Jaic monod. He was a biochemist. Clear? अब समझते हैं ओपेरॉन क्या है. What is an operon? It is a series of genes. What are the genes? Regulatory, promoter, operator, and structural, which work in coordination. To give effect to a metabolic pathway. Clear? अब ओपेरॉन के भी बहुत सारे से एग्जाम्पल्स है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लैक ओपेरॉन. यानी जब हम लैक ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए where we have a regulatory gene, a promoter gene, an operator gene, and the structural gene. Clear? Similarly, we have valine operon, histone operon, HIS operon, tryptophan operon, and ARA, I don't know, ARA operon. आपके सिलेबस में लैक ओपेरॉन दिया हुआ है और हम अब उसी को पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लैक ओपेरॉन को समझने के लिए यह डायग्राम आपके बुक का ही है. तो लेट अस बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग दिस डायग्राम. ये क्या है? दिस इज दैट स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कंटेन्स सेवरल genes which are functioning, which function in a coordinated way for a metabolic pathway. तो ये हो क्या गया? ये हो गया एक ओपेरॉन. अब हम ओपेरॉन को इन डिटेल समझते हैं. ना ओपेरॉन में यहां पे एक आपको P नजर आ रहा है, फिर I, फिर P, फिर ये O है, फिर Z, Y एंड A. हम शुरुआत यहां से करते हैं. Z, Y and A is the structural gene. लैक ओपेरॉन जो हम पढ़े, मैंने शायद कहा नहीं, इट इज अ ओपेरॉन इन इकोलाई. इकोलाई मतलब क्या? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट. अब प्रोकैरियोट में यू नो कि द स्ट्रक्चरल जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, यानी वन स्ट्रक्चरल जीन कैन हैव many genes, more than one type of gene for more than one type of protein. Clear? वही बात हमें यहां साफ नजर आ रहा है. So the first structural gene is Z. इसका फंक्शन क्या है? It makes the enzyme beta galactosidase. Clear? फिर Y enzyme. Y enzyme क्या करता है? It makes the membrane protein which is called beta galactoside permease. Now आपके बुक में खाली permease लिखा हुआ है, but the actual thing is what does it permit? It permits beta galactoside. यहां पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है. Now let us think कि this is the cell of an E. coli. ये इसका मेम्ब्रेन हो गया. यहां पे द बाइलिपिड स्ट्रक्चर है. सो वाई जीन इट प्रोड्यूसेस दिस प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन. वो यहां पे लोकेटेड रहता है. इट अलाउज द एंट्री ऑफ शुगर विच कंटेन्स
गैलेक्टोसाइड इन इटसेल्फ। नाउ यहाँ पे जो शुगर की बात हो रही है दैट इज एक्चुअली लैक्टोज। लैक्टोज इज व्हाट? अ डाइसैकेराइड and it is broken down into two monomeric unit of galactose and glucose. Beta galactoside, galactose है इस lactose में, so it allows the entry of such sugars. Clear है? और ये Y जीन जो है ये हमेशा बहुत ही लो क्वांटिटी में एक्सप्रेस होता है, वरना इन्वायरमेंट में अगर लैक्टोज है बैक्टीरिया को पता कैसे चलेगा? सो यू कैन से Y इज काइंड ऑफ अ हाउसकीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बिकॉज इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूटिवली। क्लियर? फिर आते हैं अगले जीन में विच इज द A जीन। इट मेक्स द एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? ये एसिटाइल ग्रुप को कोई सा भी ऐसा शुगर जो अंदर आ जाता है विच इज नॉट मेटाबोलाइजेबल बाय दिस स्ट्रक्चरल जीन, वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, उस पे एसिटाइल ग्रुप लगा के उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड व्हाट इज द मेटाबॉलिक पाथवे दे अचीव? They achieve the breakdown of lactose into glucose and galactose. Now, lactose is a disaccharide and it is a source of energy for the bacteria E. coli. अब ग्लूकोज या गैलेक्टोज इसको दे दे तो ये स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं करेगा। क्लियर? ऑल क्लियर अबाउट स्ट्रक्चरल जीन? अब हम बाहर की ओर आते हैं। सबसे बाहर, इसके बाहर जो है ये दैट इज द ऑपरेटर। सारा का सारा चाबी इसी के हाथ में रहता है। एंड देन यू हैव अ P. P इज व्हाट? प्रोमोटर। प्रोमोटर जीन। फिर है I, दिस इज द रेगुलेटर जीन। मैं यहां लिखती हूं रेगुलेटर जीन। फिर अगर आप देखें तो ये क्या है? ये P है, तो ये भी क्या है? ये भी प्रोमोटर है। अब आपको स्टूडेंट्स याद रखना, मैं आपको हर पी समझा रही हूँ पूरा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। इसी बात पे एक लाइक बनता है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड से शेयर करें, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेयर आर यू वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम, सो दैट आई आल्सो गेट टू नो कि मेरे व्यूअर्स है कहाँ से। ओके, नाउ ये भी प्रोमोटर है, ये भी प्रोमोटर है, तो फर्क क्या है? This promoter gene is the promoter for the structural gene, और ये जो promoter है, this promoter gene is the promoter gene for the regulatory gene. Clear? लेकिन हमारे सिलेबस में हम इसके फंक्शन को नहीं पढ़ते। We begin our study from I gene, the regulatory gene. Okay? Now, मैं सब कुछ इरेज कर I have cleared everything. Now let us begin with the next phase. Now imagine E. coli ऐसे एक environment में है जहां पे अभी lactose नहीं है. Okay? It does not detect any lactose in its environment. तो ये जो regulatory gene है, it makes a repressor mRNA हमेशा, और ये repressor mRNA को ट्रांसलेट करके एक repressor प्रोटीन बनता है। इस रिप्रेसर प्रोटीन में एक्चुअली दो बाइंडिंग साइट होते हैं। एक बाइंडिंग साइट वो जिससे कि जाके ये ऑपरेटर से लग सके, दूसरा बाइंडिंग साइट वो जिससे कि लैक्टोज आके लग सके या बीटा गैलेक्टोसाइड आके लग सके। ओके, नाउ इन एब्सेंस ऑफ एनी लैक्टोज कोई बीटा गैलेक्टोसाइड आके इन एब्सेंस ऑफ एनी लैक्टोज कोई दूसरा वाला साइट खाली रहता है। This protein goes and attaches itself with the operator, और इस तरह से अटैच करता है कि ये प्रोमोटर को भी ब्लॉक कर देता है, इसने यू ब्लॉक किया हुआ है। ओके, अब RNA polymerase enzyme which is responsible for transcribing the structural gene, वो प्रोमोटर से जाके लग नहीं पाता,
अब प्रोमोटर से जाके लग नहीं पाएगा, एसोसिएट नहीं कर पाएगा, तो आगे की कहानी नहीं बढ़ेगी, राइट? दिस इज द सिचुएशन ऑल द टाइम। नाउ इमेजिन कि इकोलाई के एनवायरनमेंट में लैक्टोज शुगर आ चुका है, तो ये वाई जीन जो हमेशा थोड़ा सा एक्सप्रेस करता है, दैट परमियस पिगमेंट, इट अलाउज द एंट्री ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज जैसे ही अंदर आता है, लैक्टोज ऑल्सो एक्ट्स एज द इंड्यूसर, और ये जाके उस रिप्रेसर प्रोटीन के सेकेंड बाइंडिंग साइट पे जाके लग जाता है। अब जैसे ही से फॉर एग्जाम्पल ये वो रिप्रेसर प्रोटीन है, इसके सेकंड वाले बाइंडिंग साइट पे जाके लैक्टोज लग गया, इट इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज, यानी इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एज अ रिजल्ट इट कैनॉट अटैच इटसेल्फ टू द ऑपरेटर, फिर ये इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर? नाउ द आरएनए पॉलीमरेज सीज की ओके ऑपरेटर भी खाली है, प्रोमोटर भी खाली है, सो नाउ आई कैन गो associate myself with the promoter and I can begin the transcription of the structural gene. तो वो यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। लैक mRNA होता है, लैक mRNA से बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है which begins the breakdown of the lactose. परमियस प्रोटीन होता है which allows more and more lactose to come till it is all used up, and then the enzyme trans-acetylase. Clear? और इस तरह से lactose is broken down into glucose and galactose. All clear? कैसे ये तीनों के तीनों काम करते हैं in coordination with इनके predecessors जो भी genes है, regulatory, promoter and operator. So this is how a regulation of a metabolic pathway by in a operon takes place in a prokaryote. और ये वाला जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है, ठीक है? बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ एक है जो उसको स्टॉप किए हुए है। टीचर के थप्पड़ का डर, इसीलिए स्टूडेंट चुपचाप बैठा हुआ है। सो दैट इज अ नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिवली भी ये मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेट होता है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो स्टूडेंट्स बताना आपको रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स समझ में आया या नहीं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आया हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव द वीडियो अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसको मैं पीपीटी से समझाती हूं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, as the technology improved, as the genetic know-how of humans या scientists improved, we got to know कि हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ मतलब सिमिलैरिटीज जैसे है, कुछ कुछ प्लेसेस विद इन द डीएनए स्ट्रेच ऐसे भी है जहाँ पे सिमिलैरिटीज नहीं है। तो इन फैक्ट्स को जोड़ के साइंटिस्ट में जिज्ञासा जागी कि तो फिर अल्टीमेटली ह्यूमन जीनोम दिखता कैसे है, और द स्ट्रेच ऑफ द डीएनए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो पूरा का पूरा है क्या, उसमें सीक्वेंसेस कैसे हैं। एंड दैट इज व्हाट लेड टू दिस मेगा प्रोजेक्ट कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ना ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था, and this project was successful because by that time a lot of advancement was made in genetic engineering. We had the technology to isolate DNA and make clones of it. Now clone मतलब क्या? Copies of the DNA. Why is cloning या making copy of the DNA important? तो आप समझ लीजिए, जैसे आपके क्लास में देर आर 30 स्टूडेंट्स और एक ही क्वेश्चन पेपर है। अब 30 स्टूडेंट्स आके उसे तो देखेंगे नहीं ना। सो व्हाट डू वी डू? वी मेक मेनी जेरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी ऑफ दैट एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट। तो डीएनए सैंपल हमारे पास हमेशा बहुत कम होता है, बट व्हेन वी नीड टू स्टडी, अब टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया कि उसके काफी सारे से फोटोकॉपीज हम बना ले सकते हैं और फिर हम इत्मीनान से अपना स्टडी उस पर कर सकते हैं। क्लियर?
Then we had many DNA sequencing methods, and by this time all this development had led to the emergence of a new branch in biology which is called bioinformatics. Okay, तो 1990 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्यों इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है? Now we all know कि हमारे डीएनए में, हमारे ह्यूमन जीनोम में there are 3 billion base pair. So that number in itself is a humongous number. अब एक एक बेस पेयर के स्टडी के लिए द कॉस्ट वाज अराउंड $3. तो टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है? 9 बिलियन US डॉलर्स। अब अगर एक एक बेस पेयर के लिए हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने लगे, वी विल एंड अप with 3,300 books, each book with 1,000 page and each page with 1,000 letters. Can you imagine the meganess of the project? फिर भी this project was undertaken because there were some goals. So what were the goals? ये आपके स्क्रीन पे है. If you want, you can take a screenshot and I am reading it out for you. To identify the 20 to 25,000 genes in human DNA. फिर determine the sequence of all the 3 billion base pairs. Store this information in accessible databases. Improve the tool for data analysis. Transfer related technologies to other sectors, other industrial sectors. And address ethical, legal and social issue, ELSI, that arises out of the project. Okay. Now this project, इसका timeline क्या है? It began in 1990 and it ended in 2003. Who had began this project? US Department of Energy and National Institute of Health ने इस project को शुरू किया था. It was joined by Wellcome Trust of UK and countries like Germany, France, Japan and China had joined it. The project was completed in 2003 and the chromosome, the last chromosome to be deciphered was in the year 2006. Sorry, not deciphered, to be sequenced, and वो chromosome था chromosome number 1. Okay. Now always remember, यहाँ पे कहा गया है chromosome 1 last of 24 human chromosomes. हमेशा हम 23 बोलते हैं, right? 23 इसलिए बोलते हैं because whenever we are talking of the haploid में या तो X रहेगा या तो Y. Now in reality we have 22 autosomes plus 1 X and 1 Y. अब जस्ट बिकॉज हैप्लॉइड में या तो एक्स है या तो वाई है, साइंटिस्ट ऐसा तो नहीं करेंगे कि मेरे पास जो हैप्लॉइड है उसमें खाली एक्स ही था, मैं वाई को क्यों पढ़ूं, और द वाइस वर्सा, राइट? दैट इज वाई 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई, टोटल 24 क्रोमोसोम्स वेर स्टडीड एंड सीक्वेंस्ड. तो ये डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी यूज्ड? एक तरफ था द ईएसटी अप्रोच विच इज द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. इसका मतलब क्या? ये पूरा का पूरा डीएनए आप समझ लीजिए. नाउ डीएनए में से ओनली पार्ट्स ऑफ डीएनए एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज आरएनए. तो खाली उन रीजन्स को पढ़ना और पढ़ के उनको जोड़ना. दूसरा था द सीक्वेंस एनोटेशन. सीक्वेंस एनोटेशन इज अ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे. ये पूरे के पूरे डीएनए के सीक्वेंस को फ्रॉम हियर टू हियर पढ़ना. नाउ यू नो कि ये जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, जितना एज इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स. नाउ डीएनए इज वेरी लॉन्ग, वेरी हाईली कॉइल्ड. उसको अगर आप पूरा खोल के उसके सीक्वेंसेस को ATGCCGAT पढ़ते जाएंगे आप पागल हो जाएंगे. यू विल नेवर. 3 बिलियन है, 3 बिलियन ऐसे ह्यूमनली पढ़ना पॉसिबल नहीं है. So what was the sequencing process? पूरे के पूरे डीएनए को लेके फ्रेगमेंट पे काट लेना और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. तू इस फ्रेगमेंट को स्टडी कर, मैं इस फ्रेगमेंट को स्टडी करता हूँ, मैं इस फ्रेगमेंट को स्टडी करता हूँ, और फिर जो हमारे पास डेटा होगा उसको हम जोड़ के सीक्वेंस बनाएंगे. ओके.
सो डीएनए, लंबे से डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट दिए गए एंड उनको एम्पलीफाई करने के लिए उन्हें वेक्टर्स पे डाल के होस्ट सेल पे डाला गया सो दैट दे कैन बी एम्पलीफाइड, देयर कॉपीज कैन बी इंक्रीज्ड। क्लियर है? And that is what the second point tells here. Fragments cloned in bacteria या yeast host using BAC या bacterial artificial chromosome या yeast artificial chromosome vectors. Now एक डीएनए को किसी सेल में घुसाने के लिए आप ऐसे तो नहीं घुसा सकते, you need the help of a vector. Okay? And they were amplified. अब सारे के सारे फ्रेगमेंट के सीक्वेंसेस को स्टडी किया गया। Now जैसे मेरे पास ये पेपर है, अब मैं इस पेपर को बीच बीच में से फाड़ दूं। ओके, अब मैंने यहाँ कितने लाइन से कितने लाइन से सबको पढ़ लिया। अब सबको जोड़ने की बारी, तो मैं क्या करूंगी, आई ट्राई टू मैच, ये जो एजेस है इनको मैच करूंगी, राइट। तो सिमिलरली इन दोज फ्रेगमेंट्स कुछ कुछ ओवरलैपिंग, जैसे यहाँ पे अच्छा ये एटीसी आ रहा था, यहाँ पे भी एटीसी है, तो शायद यहाँ पे हमने काटा था। दे ओवरलैपिंग एजेस वेर मैच्ड, बिल्कुल ऐसे ही, यही फंडा है। और उन्हें जोड़ के उनका सीक्वेंस तैयार किया गया था। ओके, now there were special programs and special computers to do that sequencing. Humanly it was not possible. Now what are the features of the human genome that we got to know from this study? यहाँ पे दो रोज पे इनके फीचर्स इन शॉर्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट, we got to know कि the total size of human genome consisted of 3164.7 million base pairs. There were about 30,000 genes. Before that, we had this idea कि there were about 80,000 to 1,40,000 genes in human genome. Now, 99.9% of the nucleotides are identical across all humans. 0.1% पे ही वो difference है. And then less than 2% of the genome actually codes for protein. ठीक है? यानी जीनोम से जब mRNA भी बन रहा है, उस mRNA का only a part of the mRNA actually codes for the protein, right? Then 50% of the genes that were discovered out of this project have unknown functions. We did not know, अब शायद और मालूम हुआ भी होगा काफियों का, मालूम हमें उस वक्त नहीं था। Now chromosome 1 of human genome has the highest number of gene, which is 2968 gene, and chromosome Y has the least number of gene, 231 genes. The largest gene in human is the gene of dystrophin gene, which has 2.4 million base pairs. And along the human DNA, there are 1.4 million sites जहां पे सिंगल बेस वेरिएशन है। सिंगल बेस वेरिएशन मतलब क्या, जैसे आप डीएनए के स्ट्रैंड्स को ले लें, इसमें अगर ATGC है, कहीं पे इंस्टेड ऑफ द टी फिर से एक जी आ गया, खाली एक सिंगल पॉइंट का ही वेरिएशन है। ओके, now what are the applications and future challenges of this project? It enables a system level approach studying whole network of genes, proteins, not just one gene at a time. New insight for diagnosing, treating, and someday preventing thousands of genetic disorders. Then many other non-human genomes were also actually sequenced. Their examples are rice, Arabidopsis, Caenorhabditis elegans, वो एक free living nematode है, and so on. Okay, deriving meaning from this data will occupy tens and thousands of scientists across public private sector for decades. So student, that was all about human genome project. Okay,
अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विच इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चैलेंजिंग है, बट चैलेंजिंग है तो चैलेंजिंग तो है, चैलेंजिंग जो भी होता है ना वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी होता है। सो लेट्स सी इफ वी कैन अंडरस्टैंड इट, और टू बी मोर करेक्ट, इफ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, मैं आपको समझा पाती हूँ कि नहीं, इट्स अ चैलेंज फॉर मी। अगर समझा पाऊंगी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। So students, now DNA fingerprinting, a very interesting concept. Given by who? Sir Alec Jeffreys in the year 1984. Now DNA fingerprinting क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी है जिससे कि हम जेनेटिकली we can tell people apart. Now in humans, the human genome, 99.9% of the genome is same. 0.1% पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। क्लियर? जैसे मैं पिछले साल भी यही एग्जाम्पल यूज की थी, दो पेंटिंग है, एक ने दूसरे की नकल उतारी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि विच वन इज ओरिजिनल एंड विच वन इज नकल? आप सारे सिमिलैरिटीज को कंपेयर नहीं करेंगे, आप डिसिमिलैरिटीज को देखेंगे कि ओरिजिनल जो पेंटर था उसने इसको थोड़ा, उसके लाइंस देखो थोड़े से ऐसे हैं, और जिसने कॉपी की है उसके लाइंस थोड़े से टेढ़े हैं या थोड़ा सा कुछ और है। दैट इज हाउ यू फाइंड आउट विच वन इज रियल एंड विच वन, और यू कैन टेल विच देम अपार्ट, राइट? वही बात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है। हम यहाँ पे डीएनए में सिमिलर सीक्वेंसेस को नहीं देखते, हम डिसिमिलर या जो सीक्वेंस, द 0.1% ऑफ सीक्वेंस विच डज नॉट मैच, हम उनको स्टडी करते हैं एंड देन वी टेक आउट देयर प्रिंट्स। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट्स होता है, the prints of those dissimilarities are the fingerprints of the DNA, thus we call it DNA fingerprinting, and based on that हम कह सकते कि this is person A and this is person B. Now we all know कि हमारे जीनोम में 99% डीएनए सबका सेम है, 0.1% में वेरिएशन है, एंड वी ऑल्सो नो कि 90% of our genome it does not code for any protein. तो ये अगर हमारा डीएनए है, इसमें सीक्वेंस हो रहा है, राइट, फ्रॉम दिस एंड टू एंड सीक्वेंस है, और उसमें जीन्स भी है, स्ट्रक्चरल जीन्स भी है, रेगुलेटरी जीन्स भी है, ऐसे भी जीन्स जगह है विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। तो वैसे ही जगहों को अगर हम देखें, इफ वी पे अटेंशन, वी कैन सी कि कुछ कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ATGC, 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 ये ATGC सीक्वेंस जो है इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, लेकिन इस क्रोमोसोम में हम देख रहे हैं कि इस लोकस पे, इस पोजीशन पे ये एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हुआ है, एंड लेट अस अज्यूम कि दैट इज पर्सन ए। अब हम पर्सन बी को देखते हैं। पर्सन बी में अगर हम आए तो वी सी ATGC, ATGC, ये वही वाला सीक्वेंस पर्सन बी में 5 बार रिपीट हुआ है। क्लियर? सो ऐसे ही सीक्वेंसेस विच डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन but it repeats itself many times are called variable number tandem repeats, VNTR। क्लियर है? इन पर्सन ए हमने देखा ये VNTR 3 था, यहां पे VNTR 5 है। किसी और पर्सन का ले ले, वी मे सी दैट देयर द रिपीट इज ओनली 2 टाइम्स, और किसी फोर्थ पर्सन पे अगर देखें, वी कैन, किसी और पर्सन पे लेट्स सी इट्स 2 टाइम्स, किसी और पर्सन पे इट इज 7 टाइम्स। तो नाउ वी सी वी हैव पर्सन A, B, C and D।
A में this repeat was 3 times, B में it was 5 times, C में it was 2 times, and D में it was 7 times. So if we now consider 4 individuals, we are looking at a population. तो इस पॉपुलेशन में जो ये वेरिएशंस, ये VNTR के जो वेरिएशंस हो रहे हैं, यानी ये रिपीटेशन के जो वेरिएशंस हो रहे हैं, that variation is called polymorphism. Okay? Now ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो हमने VNTR और पॉलीमॉर्फिज्म समझ लिया. पॉलीमॉर्फिज्म के नीचे VNTR आता है. नाउ ये VNTR कौन कर रहा है? द नॉन कोडिंग पार्ट्स. अब नॉन कोडिंग पार्ट्स को हम सैटेलाइट भी कह के रेफर करते हैं. हाउ? ना पूरे जीनोम को अगर हम सेंट्रीफ्यूज में डालें एंड वी मूव इट एंड देन वी मेक ग्राफ, तो वी विल सी 2 कर्व्स. एक मेजर ग्राफ होता है, मेजर कर्व. दिस मेजर कर्व इज फॉर्म्ड बाय ऑल द coding part of the DNA which codes for RNA या which codes for proteins. Sorry. फिर पास में छोटे छोटे peaks होते हैं. These peaks are referred to as satellite DNA. Clear है? Why these satellite are formed by this non-coding DNA, यानी the 0.1% of the DNA. And 99% of the DNA forms this big bulk. Clear है? Now ये जो bulk form होते हैं, जो curve form होते हैं, this depends on some factors. Factors such as density, A to T का quantity and G to C का quantity. G to C वाला base combination जहां होगा, being 3 bonds, वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी. फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ या फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए. ये कोडिंग वाला डीएनए का लेंथ जितना लंबा होगा उतना बड़ा बल्क फॉर्म करेगा, लेंथ जितना छोटा होगा उतना छोटा फॉर्म करेगा बल्क. राइट? इन द ग्राफ. क्लियर? नाउ दीज सैटेलाइट, ये नॉन कोडिंग पार्ट है, यही सैटेलाइट जो रिपीट होते हैं इनको VNTR कहा जाता है. Now these satellite are of 2 types. If we take the DNA, some of the non-coding parts consist of 1 to 9 या 10 base pairs. Okay? जैसे हमने ATGC का एग्जाम्पल लिया है, we just took the example of 4 such base pairs. उसी को आप 9 मान के चलिए. तो लेट्स इमेजिन ATGC, उसको 9 ही मान लीजिए. ATGC ये ऐसे ऐसे रिपीट हो रहे हैं. ATGC. such satellites are called micro satellite. तो माइक्रो सैटेलाइट वो स्ट्रेच ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए है विच इज एटलीस्ट 1 to 9 या 10 बेस पेयर लॉन्ग. दूसरे तरफ उसी नॉन कोडिंग में देयर आर स्ट्रेचेस विच आर 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग एंड दे आर कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स. क्लियर? ये माइक्रो तो बहुत छोटे हो जाते हैं. माइक्रो को हम इस वाले टेक्नोलॉजी के लिए जो हम पढ़ने वाले आगे, वी डोंट कंसिडर दैट. वी कंसिडर द मिनी सैटेलाइट्स. और ये मिनी सैटेलाइट का ही रिपीट को VNTR कहा जाता है. क्लियर? और VNTR के वेरिएशन को अक्रॉस डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म. इज एवरीथिंग क्लियर? नाउ जब एक पेरेंट से एक बच्चे को उसका क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है, द एंटायर डीएनए इज ट्रांसमिटेड. तो कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग पार्ट दोनों ही ट्रांसमिट होता है. अब नॉन कोडिंग जब ट्रांसमिट होता है तो VNTR भी सारे के सारे ट्रांसमिट होते हैं. क्लियर? तो इफ वी हैव अ किड हियर, उसके क्रोमोसोम्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके जो VNTRs होंगे,
that will be similar to that of his father and mother, क्योंकि क्रोमोसोम दोनों से आए हैं तो वही वाला पैटर्न हमें यहां भी दिखेगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसी पैटर्न को और इसी काउंटिंग को आगे लेके काउंट करते हैं और मैच करते हैं कि ये किसका डीएनए है। दैट इज व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल अबाउट। जैसे यहां पे अगर किसी हमें कहीं सैंपल आ जाए और अगर हमें उसे 4 इन लोगों से मिलाना पड़े, अगर सैंपल पे हमें सिर्फ 2 ही रिपीट्स मिलते हैं, वीएनटीआर मिलते हैं, तो हम मैच करके देखेंगे कि वो तो सी से मैच हो रहा है। क्लियर? दिस इज व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अबाउट। फिंगरप्रिंटिंग को डिटेल्स में जानने से पहले एक बात और है which you should know, and that is VNTR probe. VNTR probe है क्या? Now we have the sequence of the human genome. तो ह्यूमन जीनोम में नॉन कोडिंग का भी सीक्वेंस, नॉन कोडिंग पार्ट जो है उसका भी सीक्वेंस हमें मालूम है। सो आर्टिफिशियली इन द लैब वेयर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कैरिड, VNTR probes रहते हैं। Now what are the VNTR probes? They are stretches of DNA with labeled with radioactive element या fluorescent element, fluorescent element, ओके। ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए होते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए में सीक्वेंस है ATGC, उसका VNTR प्रोब क्या होगा? उसका VNTR प्रोब होगा TACG, and this will be either radioactive या fluorescent. Why? क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आगे जाके इसको डीएनए के साथ छोड़ दिया जाता है and they form complementary base pairing, and because they are radioactive या they are fluorescent, हमें वो सारे के सारे स्ट्रेचेस दिख जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये बैंड और कितने बैंड है। That is what VNTR probes are all about. इन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? जैसे कि अगर एक पर्सन सी का अगर हम डीएनए ले ले तो वहां पे ATGC 2 ऐसे रिपीट्स हैं। अब हमने इस डीएनए को काट लिया, हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स हैं और भी आगे फ्रेगमेंट्स हैं। हम अगर ये VNTR प्रोब TAGC देते हैं, TACG, आई एम सॉरी, TACG, तो after some time we will see a radioactive band यहाँ, we will see a radioactive band यहाँ। तो we will see कि 2 radioactive bands हैं and we will know कि हमने ये वाला VNTR probe यूज किया था, यानी ये वाला रिपीट 2 है और ये वाला 2 रिपीट हमें C पर्सन में देखने को मिला था। सो C पर्सन इज वो है जिसका ये डीएनए है। क्लियर? नाउ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स को देखते हैं। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जिस मेथड को हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। इस मेथड से कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो हम देखते हैं। ओके, नाउ इस मेथड के स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले वी हैव दिस सैंपल। लेट अस इमेजिन हमारे पास किसी क्राइम सीन से कोई सैंपल आया है एंड वी हैव टू मैच इट अगेंस्ट 2 पीपल। तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, डीएनए को सबसे पहले अलग किया जाता है and then with the help of restriction enzymes, restriction endonucleases,
उस लंबे से डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। वी हैव द फ्रेगमेंट्स। एंड हाउ आर द फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड? सी डीएनए तो वैसे ही इनविजिबल है, राइट? तो हम टेलर जैसा कांची लेके तो उसे काट नहीं सकते। So when we say we are making fragments, we mean that we are using some enzyme to cut the DNA into fragments. अब उस डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करना है। Now remember, डीएनए के जब हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं, इसमें से कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग, कोडिंग, ऐसे सारे के सारे सेगमेंट्स अलग अलग हो रहे हैं, राइट? एंड ये नॉन कोडिंग वाले फ्रेगमेंट्स में ही हमें वो VNTR कितने कितने बार रिपीट होते हैं उसी को काउंट करना है और उसी को मैच कराना है पर्सन से। यही है हमारा टारगेट। तो जैसे हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, वी हैव टू सेपरेट देम। हाउ डू वी सेपरेट देम? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव, और यहाँ पे एगारोस जेल होता है। ये प्रोसेस आप डिटेल्स में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए खाली इतना ही जान लीजिए। और यहाँ पे कुछ वेल्स होते हैं, वहाँ पे सैंपल को डाल दिया जाता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, और धीरे धीरे वो फ्रेगमेंट्स दे ट्राई टू मूव फार अवे फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। जितना छोटा होगा उतना दूर तक जाएगा, राइट? So after some time in the gel electrophoresis, we can see DNA fragments. Clear? अब इस जेल से इसको नाइलॉन मेम्ब्रेन में उठाया जाता है। तो लिटरली ऑन द जेल नाइलॉन नाइट्रोसेल्युलोज पेपर इज केप्ट, सम वेट इज पुट ऑन इट so that वो डीएनए फ्रेगमेंट्स इस फिल्म में लग जाए। अब इस फिल्म में लग जाने के बाद इट इज एक्चुअली ट्रीटेड विथ यूवी। यहाँ पे आफ्टर इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, इट इज ट्रीटेड विथ यूवी रेज फॉर 3 minutes इन यूवी इल्यूमिनेटर, या तो फिर उसे बेक किया जाता है at 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours सो दैट ये डीएनए फ्रेगमेंट्स अब उस फिल्म में बिल्कुल चिपक जाए। क्लियर? अब जब वो चिपक गए हैं, देन वी ब्रिंग द VNTR probes हियर, यहाँ पे, एंड देन देर इज अ मेथड कॉल्ड सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। खाली आप मेथड का नाम ही जान लीजिए, डिटेल्स जानना इज नॉट नेसेसरी फॉर यू। तो ये VNTR प्रोब को इस मेम्ब्रेन के साथ रख दिया जाता है, and these radioactive probes after some time they will find their complementary base वो stretch और जाके वहां पे चिपक जाएंगे। क्लियर? जैसे ये चिपक जाते हैं उसके बाद दे आर पुट इन ऑटो रेडियोग्राफी सो दैट हम अब उस हाइब्रिड डीएनए के स्ट्रेचेस को अच्छे से देख पाए। ओके, तो नाउ दैट यू कैन सी कि ये जो हमारे पास दिख रहे हैं ये स्ट्रेचेस, ये वो स्ट्रेचेस है जो हाइब्रिड स्ट्रेचेस है, VNTR से हाइब्रिड होके अब ये हमें दिखाई दे रहा है कहाँ कहाँ पे है। नाउ योर जॉब इज टू जस्ट मैच सैंपल के साथ और देख लीजिए कि कौन सा वाला सैंपल मैच हो रहा है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन से कि दिस इज द पर्सन और दिस इज नॉट द पर्सन। क्लियर? आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। और आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपके सिलेबस का ही है और इससे हम समझ लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है क्या? एक क्राइम सीन है एंड देयर आर 2 इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल A एंड इंडिविजुअल B। और यहाँ पे वी हैव द डीएनए ऑफ द क्राइम सीन, यानी इंडिविजुअल A ने जाके क्राइम किया था या इंडिविजुअल B ने जाके क्राइम किया था। किसका डीएनए क्राइम सीन से हमें मिला, हमें वही डिटेक्ट करना है। और उस डिटेक्शन से पहले यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री देख लें। दिस इज द डीएनए ऑफ इंडिविजुअल A एंड दिस इज द डीएनए ऑफ इंडिविजुअल B। अब इनके खाली 3 ही क्रोमोसोम्स को हम यहाँ ले रहे हैं, क्रोमोसोम 7,
क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16। और इन क्रोमोसोम्स में ये जो VNTRs है, डू यू सी? अब क्रोमोसोम ए का ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये पापा से क्रोमोसोम 7 आया है, ये मम्मा से क्रोमोसोम 7 आया है। तो मम्मी के क्रोमोसोम 7 में 1 2 3 4 रिपीट्स है, पापा वाले में 3 है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट्स है, पापा वाले क्रोमोसोम 2 में, और मम्मी वाले क्रोमोसोम 2 में 7 रिपीट्स है। On the other hand, if we see individual B के पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 7 में there are so many repeats, मैटरनल वाले में थोड़ा कम है। Similar things we see in chromosome 2 also and in chromosome 16 also. अब इन क्रोमोसोम्स के टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन्हें एम्पलीफाई किया जाता है, उन्हें एगरोस जेल में सेपरेट कर दिया जाता है, फिर नाइलॉन पेपर में, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में उन्हें लिया जाता है। दे आर परमानेंटली फिक्स्ड एंड ये जो रिपीट्स है इनका जो VNTR लैब में है, यानी इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच विच इज ईदर रेडियोएक्टिव और फ्लोरोसेंट, उन्हें इनके साथ छोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब वो VNTRs आके जहां जहां उनको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच मिला वो वहां वहां आके बैंड फॉर्म कर लिए हैं। एंड देन इस तरफ C पे हमें जो क्राइम सीन से DNA मिला था उसका भी सिमिलरली बैंड फॉर्म कर लेते हैं। एंड नाउ इफ आई एनलार्ज इट, आप अगर देखेंगे क्रोमोसोम C, सॉरी, पर क्राइम सीन का ये DNA है और यहाँ पे A और B का DNA है। क्राइम सीन के DNA में यहाँ पे जो VNTR ने प्रोब फॉर्म किया है, वी कैन सी सिमिलर लेंथ हियर ऑल्सो। क्राइम ए का यहाँ पे कोई मैच नहीं है। फिर हम क्रोमोसोम 7 पे अगर आए, 7 पे इसका जो लेंथ है, बी का भी लेंथ वही है। सेम गोज फॉर क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16। 16 का भी जो है यहाँ पे सिमिलर लेंथ वी कैन सी। तो वी कैन से कि बी इज द पर्सन जिसने क्राइम सीन पे जाके क्राइम किया था। क्लियर? So with that, student, we come to the end of DNA fingerprinting as well as this chapter. I hope आपको समझा पाई हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? Let me know in the comment section. अच्छा लगा हो तो like the video, subscribe to the channel and don't forget to share it with any student of class 12 you know. Okay? And I'm going to see you again with a video on another topic. Till then, take care. Bye.